हेलो हेलो। चलो बताते हैं, जाते क्लास करा क्वांटम नंबर रिवाइज नहीं करा ना? आता है क्वांटम नंबर इनकी? भूमि खुशी बातें बंद बस। ये बताओ क्वांटम नंबर क्लियर है? चलिए भाई क्लास, अब देखिए मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को क्वांटम नंबर आता है अच्छे से। मीन्स यू वेरी वेल नो अबाउट एन, एल, एम एल और एम एस, है ना? ये चारों चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के साथ बढ़ेंगे आज की क्लास में। कुछ बहुत जरूरी चीज सिखाने वाला हूं मैं आज। बड़ा चैप्टर हो गया ना ये बहुत। क्या करें बच्चों, बड़े हैं ये चैप्टर। होती है भाई, मैं क्या करूं, जल्दी भी नहीं लपेट सकते ना सब कुछ। टोटल 9 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। अब सिलेबस की टेंशन तो बिल्कुल मत लीजिए। 9 चैप्टर्स हैं पूरे सिलेबस में। हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है और ये बहुत बड़े चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं हम। बाद में कुछ चैप्टर बहुत छोटे हैं, ये बड़े चैप्टर जो चल रहे हैं। लेकिन पढ़ा करो आप लोग घर पे जाके। मेरे को थोड़ा कम उम्मीद लगती है आप लोगों की शक्लें देख के कि आप लोग करते हो। अगर आपने क्लास में ढंग से पढ़ लिया है ना बच्चों, तो घर पे आके वीडियो की जरूरत नहीं पड़ती। आप मतलब पीडीएफ भी अगर ढंग से रिवाइज कर ले तो हो जाता है, वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो क्लास, चलिए बहुत जरूरी क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास बनाए थे। मुझे लगता है ये टाइप आप लोगों को क्लियर थी। बच्चों ये क्वेश्चंस आप लोगों ने ही करे थे, आप लोग मेजोरिटी में आंसर्स कर पा रहे थे इन क्वेश्चंस के, समझ में आ रहा था आप लोगों को। अब मैं लास्ट आपसे एक बात कर रहा हूं बच्चों, देखो आप लोगों को शुरू से एक बात बता दो कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में भरे जा रहे हैं और ऑर्बिटल्स भी एस है, पी है, डी है और एफ भी है ना? और इनका एक सीक्वेंस आने का कि पहले 1s में आएंगे, फिर 2s में आएंगे, फिर 2p में आएंगे, फिर 3s में, और वो आपके सामने जो बनाया हुआ है वो उसी तरह का सीक्वेंस है। क्लियर है कि नहीं बताओ जरा। फिर मैंने आपको ये बोला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चाहे एस में गया हो, चाहे पी में गया हो, चाहे डी में गया हो, पी में भी 2p में गया हो या 3p में गया हो, 2p 3p में भी 3p एक्स पे गया हो या वाई पे गया हो, जेड पे गया हो, किसी पे भी हो सकता है बेसिकली ना। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर इलेक्ट्रॉन का अपना एक अलग आइडेंटिटी होता है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो आइडेंटिटी उसकी पहचानी जाती है उसके क्वांटम नंबर्स के जरिए। जैसे क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3 क्या बोलता है? अगर किसी इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर 3 है तो उसका मतलब उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो आप क्या समझेंगे कि वो या तो 3s का इलेक्ट्रॉन है, या 3p का है, या बोलो किसका है, 3d का है। अरे नहीं आ रहा समझ में? जैसे ही मैंने बोला n3 तो आपको समझ में आया इनमें से ही किसी का होगा। लेकिन जैसे ही मैंने बोला L1 तो आपको समझ में आ गया तो 3p है। कौन बोला 3p? अरे s के लिए 0 होता है, 0 1 2 3 ऐसे चलता है। नहीं यार समझे, 3p का है। अब 3p में भी आपको पता है x पे भी होता है, y पे भी होता है और z पे भी होता है। तो मैंने जैसे ही ml बोला -1, क्या बोला? क्योंकि आपको पता है ml होता है -L2L, तो -1 0 और 1 ना, तो -1 बोला मैंने ml, तो बेसिकली ये होगा 3px। कौन होगा? भूल गए लग रहा है। 3p में 3 होते हैं ना, 3px 3py 3pz। तो l से है तो -1 0 और 1, तो -1 होता है 3px का। और ms कितना होएगा? क्योंकि 3px में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक क्लॉकवाइज स्पिन का और एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का। तो ये मान लो प्लस आप बोल दे तो क्लॉकवाइज वाला हो गया। मेरा कहने का मतलब कि हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी हमें समझ में आती है उसके चारों क्वांटम नंबर्स के जरिए, n, l, ml और ms। अच्छा, हर कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है, बताओ n क्या बताना चाह रहा है? एन के थ्रू आइडिया लगता है कि इलेक्ट्रॉन कितने बड़े ऑर्बिटल में, साइज क्या है उसका, एनर्जी क्या है ना? एन के जरिए। अरे इधर क्या चल रहा है, तेरे लगी क्लास चल रही है इधर। एल क्या है बोलो जरा। एल आपको बताता है कि ऑर्बिटल कौन सा है, एस है, पी है, डी है या एफ है। जैसे कि एल 0 बोला तो एस ऑर्बिटल है, 1 बोला तो पी ऑर्बिटल है, 2 बोला तो डी ऑर्बिटल है। और एम एल आपको बता रहा है कि ऑर्बिटल तो पता लग गया, बट उसका ओरिएंटेशन क्या है, एक्स पे है, वाई पे है, जेड पे है। नहीं आ रही बात समझ में? और एम एस आपको बता रहा है कि स्पिन कैसा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s में 2 है, बट एक क्लॉकवाइज और एक बोलो क्या, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। बाकी सब सेम था। देखो 1s में n भी 1 है दोनों का, l भी 0 है, ml भी 0 है दोनों का, लेकिन ms क्या हो गया अलग, एक का प्लस हाफ और एक का। तो मैं मान के चलता हूँ क्वांटम नंबर्स तो आप लोगों को अच्छे से पता है। अब आज ना आपके मन में छोटे मोटे कोई भी डाउट होंगे ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे, बिकॉज आज फाइनल क्लास है ऑर्बिटल्स को लेके। सब कुछ खत्म हो जाएगा दिमाग में कि अगर कोई भी बेसिकली डाउट चल रहा है ना कि ऐसा ही क्यों सीक्वेंस भरा, 1s के बाद 2s ही क्यों आया, ये सब आ जाएगा आज की क्लास में। आज कुछ हम प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। पीडीएफ आई थिंक भर चुके 20 हो गए ना पूरे। अरे यार इतनी मेहनत लगाई इसको खोलने के लिए।
शुरू से करना पड़ेगा। चलो आ जाओ बच्चों, तो फ्रेश पीडीएफ स्टार्ट कर दिया हमने। आज मैं आप लोगों को कुछ प्रिंसिपल सिखाऊंगा बच्चों, और उसमें सबसे पहला जो प्रिंसिपल है ना वो ऑफबाउ प्रिंसिपल है। क्या पढ़ते हैं इसको? हैं? वाई के बाद, ए के बाद, यहां पर बोलना स्पेलिंग ए यू ऑफ बाउ है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल है। तो ऑफ बाउ प्रिंसिपल में क्या होता है वो समझिए। इस प्रिंसिपल का ये कहना था बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना अपने ऑर्बिटल्स में फिलअप किए गए हैं। अच्छा एक बात है ना, आप लोगों को सबको जो न्यू स्टूडेंट्स आए थे बुकलेट मिल चुकी है? अरे आप लोगों ने मुझे याद भी नहीं दिलाया, मैंने वो बुकलेट करा के रखी हुई है कॉपी इस दुकान पे, फोटो कॉपी वाली पे। मेरे को बिल्कुल दिमाग में मेरे भी निकल गया था, उसने भी नहीं बताया मेरे को। कितने बच्चों की, मैंने 10-12 बच्चों की, 12 बच्चों की मैंने बुकलेट कॉपी करवाई है। आप पुराने बच्चों को मिली हुई सबको ना, बस नए बच्चे रह रहे ना, कल बुकलेट ध्यान से ले लेना, ठीक है, मैं रख दूंगा यहाँ पर जरूर। अब वो प्रिंसिपल क्या है, देखिए आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कुछ इस ऑर्डर में भरे गए हैं। अब मैं बड़ी जरूरी चीज बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आबाओ को भी करने से पहले ना एक छोटी सी बात हम समझ सकते हैं, इसको बैठा दो पहले भी। आप समझो पहले एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल्स की एनर्जी। क्या आपको लगता है कि देखिए एनर्जी का रिलेशन साइंस इस तरीके से मानता है कि जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, है ना। हाइयर एनर्जी मींस हाइयर अनस्टेबिलिटी। देखो ऐसा ही मानना है, मेरी बात समझने की कोशिश करेगा। जो मैं सिखाने वाला हूं ये बस शुरू में समझना थोड़ा सा मुश्किल है, एक बार आ गया ना पकड़ में खेल बन जाएगा। मैंने बोला कि जहां पर ज्यादा एनर्जी होती है वहां पर बोलो क्या होती है, अनस्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होती है। और अगर एनर्जी कम है तो अनस्टेबिलिटी बोलो क्या है, कम है। जब आपके बहुत एनर्जी है तो भैया आप तो भागेंगे, है ना, जैसे बच्चा होता है तो टिकता ही नहीं है। तो उसके बाद एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी अनस्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और जो भैया बुजुर्ग आदमी थका हुआ है, भैया एनर्जी बहुत कम है, तो स्टेबिलिटी बोलो क्या है, ज्यादा है। सेम ऐसा होता है साइंस के अंदर भी, ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा अनस्टेबिलिटी। अब इस बात को समझने के लिए हमने क्या करा बच्चों, हमारे पास जितने भी ये ऑर्बिटल्स हैं, कोई 1s है, फिर 2s है, फिर 3s है, फिर 2p है, क्या ये सारे ऑर्बिटल्स बराबर स्टेबल हैं? बराबर तो नहीं है। जो न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक है वो ज्यादा स्टेबल है, जो न्यूक्लियस के थोड़ा नजदीक है वो ज्यादा स्टेबल है, और जो न्यूक्लियस थोड़ा दूर है वो कम स्टेबल है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? सबका एनर्जी भी बोलो क्या होगा, अलग अलग होगा। जो ज्यादा स्टेबल है उसका एनर्जी कम होगा, जो कम स्टेबल है, अनस्टेबल है, उसका एनर्जी बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां पर ना इन्होंने एक रूल बनाया जिसमें इन्होंने रूल को बोला n+l, n+l। इन्होंने कहा दोज ऑर्बिटल्स हुज n+l इज लोअर, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ऐसे ऑर्बिटल जिनका n जमा l ना कम मिल रहा था, कम मिल रहा था, उनकी एनर्जी भी कम मानी जाएगी। और कम एनर्जी का मतलब क्या माना जाएगा, स्टेबिलिटी। क्या माना जाएगा बोलो, मतलब इनका कहना था कि वो ऑर्बिटल्स बड़े स्टेबल रहेंगे जिनका n+l कम आएगा, जिनका n+l। अब आपको सर ये क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आप मुझे बताओ 1s का n+l कितना आएगा बच्चों, 1s का n+l कितना आएगा, 1s का n+l कितना आएगा बोलो, n+l। तो n1s का l0 बोलो कितना आएगा, 1 आएगा, कितना आएगा बोलो, 1। समझो मेरी बात को। 2s की अगर मैं बात करूं, 2s की अगर बात करूं, मैं इनको लाइन से लगा देता हूं, 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे कुछ आता है। फिर आता है 4s, फिर आता है 3d, ये होता है सीक्वेंस बच्चों। तो मुझे बताओ इसका n+l कितना आएगा, E = में n+l। मुझे बताओ इसका n+l कितना आएगा, तो 1 प्लस में 0 बोलो कितना आएगा, 1। डायरेक्ट लिख सकता हूं अगर आपको समझ में आ रहा तो। इसका n+l बताओ कितना आएगा, 2 + 0 यानी 2। इसका n+l बोलो कितना आएगा, 2 + 1 यानी कितना आएगा, 3। इसका n+l कितना आएगा बोलो, 3। इसका n+l कितना आएगा, 4। इसका n+l कितना आएगा, 4। समझ नहीं आ रहा कैसे हो रहा है। और इसका आएगा 3 + 2 यानी बोलो कितना, 5। देखो नंबर बढ़ रहा है, नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कह रहा है कि जिन ऑर्बिटल्स का n+l कम है ना वो उतने ही ज्यादा स्टेबल हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उनमें ही सबसे पहले जा रहा है। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, बार बार n+l कम क्यों बोल रहे हो। देखो अब सुनो, आप मुझे बताओ 1s ज्यादा स्टेबल लग रहा है, 2s ज्यादा स्टेबल लग रहा है, 1s, क्योंकि 1s नजदीक होगा। देखिए जिनका भी n कम होगा ना, जिनका भी n क्या होगा, कम, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। बोला एग्री करते हो कि नहीं करते? अगर n कम हुआ मतलब 1 हुआ, 2 हुआ, तो वो न्यूक्लियस के नजदीक है, और n6 हुआ तो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो मैंने बोला n कम होना ये इंडिकेशन है कि हमारा ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नजदीक है और वो ज्यादा स्टेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों,
आपको खुद क्या लगता है कि कौन से ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल है, मतलब कौन से ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फील करेगा न्यूक्लियस के साथ? एक होता है एस ऑर्बिटल, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है बोलो क्या एफ। इन सबका एल होता है 0 1 2 और 3। आपको नहीं लगता कि जो एस ऑर्बिटल का शेप है ना वो थोड़ा सा सिमेट्रिकल शेप है, स्फेरिकल शेप, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ इसी ऑर्बिटल में महसूस करते होंगे? अरे क्योंकि पूरी चारों तरफ से स्फेरिकल है, सिमेट्रिकल है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें रहते होंगे तो न्यूक्लियस की पकड़ में सबसे ज्यादा बने रहते होंगे। लेकिन पी में अगर आप देखिए तो पी में बस एक साइड में पकड़ रहती है, दूसरी साइड पे रहती नहीं है भाई। अगर यहाँ का इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ही है, बाकी पूरे में तो नहीं घूम रहा। तो आपको क्या लगता है कि कौन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल रहते होंगे, जो एस में रहते हैं या जो पी में रहते हैं? एस में। समझो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर पी के बाद मतलब पी में रहती होगी स्टेबिलिटी, उससे कम स्टेबिलिटी डी में रहती होगी, बिकॉज डी में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो दो दो ऑर्बिटल्स घूमता है, कभी यहां पर और कभी यहां पर, और एफ में तो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मतलब जितना लो एल है, जितना लो एल है, इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल में लाई कर रहा है। समझो मेरी बात को, मैंने क्या कहा। जितना कम एल है, कम एल का मतलब एस या पी जैसे ऑर्बिटल्स में है, तो वहां पर स्टेबिलिटी बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। समझो मेरी बात को। जहां पर लो एल है, लो मतलब कि कम एल है, इसका मतलब कि वो स्टेबल ऑर्बिटल्स में है। जहां पर कम एन है, एन कम है, बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, इसका मतलब वो शुरुआती ऑर्बिटल्स में है। मतलब कुल मिला के एन भी कम होना और एल भी कम होना दोनों इंडिकेशंस है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स स्टेबल ऑर्बिटल्स में। मेरी पूरी बात समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा? नहीं आया समझ में? मैंने बोला एन का कम होना स्टेबिलिटी का इशारा क्यों कर रहा है? क्योंकि एन कम होगा तो ऑर्बिटल स्टार्टिंग वाले हैं 1s 2s जैसे ऑर्बिटल्स हैं। एन बड़ा होने का मतलब 6s 6p 5s वाले ये बड़े ऑर्बिटल्स हैं यार, इनमें इलेक्ट्रॉन उतना स्टेबल होगा नहीं क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो कम एन होना मतलब स्टेबल ऑर्बिटल, और कम एल होना वो भी स्टेबल ऑर्बिटल। क्यों भाई? क्योंकि भैया क्योंकि एल कम होगा तो वो एस या पी में होगा। आपको मैंने बता दिया सबसे सिमेट्रिकल शेप किसकी होती है, बोलो एस की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे बढ़िया पकड़ इसमें रखते हैं, फिर बच्चों किसमें रखते हैं? पी में रखते हैं, और डी में फिर दो में घूमता सबसे कम उसमें रखते हैं, और एफ में सबसे कम रखते हैं। मतलब जितना ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना एल, उतनी अनस्टेबिलिटी आ रही है, उतनी बोलो क्या आ रही है? अनस्टेबिलिटी। तो मैंने कहा दोज ऑर्बिटल्स whose n plus l is lower, whose n plus l is lower are the most stable orbitals, are the most। अब मुझे बताइए सबसे कम n plus l किसका है? 1s का। सबसे कम n plus l किसका है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स किस पोजीशन को चूज करते होंगे? 1s को चूज करते होंगे। नहीं आया समझ में? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ने 1s को चूज क्यों किया? क्योंकि उसका n plus l का जो टोटल वैल्यू था वो सबसे कम आ रहा था। उनका n और l मिला के सबसे कम बन रहा था। मैं नहीं है बात समझ में? क्योंकि n plus l अगर कम हो गया ना तो वो इशारा है स्टेबिलिटी का, क्योंकि n कम होना मतलब ऑर्बिटल नजदीक होना, और l कम होना मतलब एस या पी जैसा होना बेसिकली। सो मैंने कहा सबसे कम n जमा l मिला के किस ऑर्बिटल का बना? बोलो 1s का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ने किसमें एंट्री मारना शुरू करी? 1s के अंदर। आप समझ में आ रहा है? पहले इलेक्ट्रॉन 1s में क्यों गया, 2s में क्यों नहीं गया? क्योंकि 2s 1s से तो कहीं ना कहीं बाहर था, तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन जाना उतना पसंद नहीं करेगा। किसमें जाना पसंद करेगा? बोलो 1s में। नहीं आया समझ में? फिर उसके बाद n plus l किसका इसके बाद स्टेबल था, मतलब किसका इसके बाद कम था? n plus l 2s का। फिर मैंने देखा कि 2p का और 3s का सेम है, 2p का भी n plus l 3 है और 3s का भी n plus l 3 है। तो कहते हैं जब n plus l सेम आ जाए ना तो उस ऑर्बिटल को ज्यादा स्टेबल मानेगा जिसका n कम था। जिसका n बोलो क्या था? अगर सेम आ जाए तो उस ऑर्बिटल को ज्यादा स्टेबल मानेगा जिसका n कम था। आदर्श यहाँ पर दोनों का 3 आ रहा है, तो किसको ज्यादा स्टेबल मानूंगा? जिसका n कम है, जो पहले आएगा, एक तरीके से पहले लाई करे 2 वाला शेल पहले आएगा, 3 वाला बाद में आएगा, तो फिर 2p वाले को ज्यादा स्टेबल माना, इसे 2p आया। फिर बोलो कौन आया? 3s। लेकिन आपको समझना पड़ेगा 3s इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन 3p। व्हाई इट इज सो? क्योंकि 3p का n plus l 4 है और 3s का n plus l बोलो कितना है? 3 है। और n plus l कम होने का मतलब ही है कि वो ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल्स के अंदर लाई कर रहा है। n कम और l कम बेसिकली इशारा है नजदीक ऑर्बिटल का, और s और p जैसे ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो बहुत सिंपल बात आपको कहते हैं कि हमने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में ना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के आधार पर है। किसमें बोलो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब जिसका एनर्जी बढ़ता जा रहा था उसके हिसाब से हम बढ़ते चले गए उसको। सबसे पहले 1 में गया, फिर 2 वाले में गया, फिर जिनका n plus l 3 था फिर उनमें गया, फिर जिनका n plus l 4 था उनमें गया, फिर 5 वाले में गया। इसके बाद अगर देखोगे आप 3D के बाद, 3D के बाद कौन कौन आएगा बच्चों? 3D के बाद कौन आएगा? 3D के बाद आएगा 4p। कौन आएगा? 4p। 4p के बाद कौन आएगा? 5s। और 5s के बाद कौन आएगा? 4d। जरा बताना एनर्जी बताओ। इसकी कितनी बोलो? 5। इसकी कितनी बोलो? 5। इसकी बोलो 4 और 2 कितना? 6। अब इन सबकी 5 थी, 3D 4p 5s सबकी 5 थी n plus l, लेकिन n सबसे कम किसका था? 3D का। तो पहले 3D में गया, फिर किस में गया? 4 में, फिर किस में गया बोलो? 5 में। अगर n plus l सेम है तो वो वाला ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा जिसका n कम है, क्योंकि n और l कम जितना होगा ना उतना बेहतर होने वाला है उसकी स्टेबिलिटी के लिए। समझ ही नहीं आ रहा सर क्या कह रहे हैं? नहीं आया ना समझ में? पक्का बताओ? क्लियर सब बच्चों को? तो इसी से बना बच्चों अफबाउ प्रिंसिपल। पहले बताओ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अगर कोई पूछेगा क्वेश्चन तो वो ये आता है 2p ऑर्बिटल की एनर्जी बताओ, तो आप बोलेंगे n plus l। क्या बोलेंगे?
अच्छा ये n प्लस एल ना सिर्फ एक नंबर इंडिकेशन देता है, आपको जूल वूल कुछ नहीं लगाना इसके पीछे कि जूल में है, ये सिर्फ आपको बस बताना चाह रहा है मैग्नीट्यूड वाइज कि इसका n प्लस एल अगर कम बन रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल। जिनका n प्लस एल कम है मतलब क्या है बोलो, मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ऑर्बिटल्स है। अरे नहीं आ रही बात समझ में। और जिनका n प्लस एल बोलो क्या है, हाइयर है, वो क्या है बोलो, लेस स्टेबल है। और क्या इसके पीछे लॉजिक तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा सरस्वती, है ना। सो मैं बोलूंगा n प्लस एल अगर लोअर है मींस मोर स्टेबल ऑर्बिटल, एंड वाइस वर्सा लिख दूं, पक्का। अरे तो भाई तो बात आ गई, n प्लस एल लोअर, लोअर मतलब E का वैल्यू कम है, तो E का वैल्यू कम है, एनर्जी कम है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। नहीं आया ना साथी समझ में, पक्का। तो मैं अगर जो पहला प्रिंसिपल अगर मैं अलाउ करूं तो पहला प्रिंसिपल बच्चों हमारा ये है ऑफ-बाउ प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। और ऑफ-बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, बुकलेट में पढ़ेंगे एक बार। In the ground state, electrons are filled in the increasing order of their energies of orbitals. Electrons भरे गए हैं किस आधार पर, ऑर्बिटल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल के आधार पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल के आधार पे। चलो बता देता, लिख देता हूं। इन द ग्राउंड स्टेट, हाँ इन द ग्राउंड स्टेट, अभी ग्राउंड स्टेट क्या होती है बता देता हूं। Electrons are filled in orbitals. बच्चों पढ़ के देखो एक बार, पढ़ के देखो क्या है, मेरे को लगता है समझ में आ जाएगा। अच्छा ग्राउंड स्टेट क्या होता है, अरे बच्चों क्लास प्लीज। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जब तक उसने अभी किसी से भी रिएक्शन नहीं करी है, किसी से कंबाइन नहीं हुआ है, अपनी ग्राउंड स्टेट में, मतलब यहां पर अभी कुछ भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जैसा कुछ भी सिस्टम नहीं चल रहा है, मतलब पूरा न्यूट्रल जो एटम होता है वैसा एटम है। तो उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हम भरते हैं, बोलो किस ऑर्डर में, इलेक्ट्रॉन्स भरे गए हैं ऑर्बिटल्स के अंदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर। और मैं बोलूं एनर्जीज की जगह अगर आप बोलो ना इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n प्लस एल, तो जल्दी समझ में आता है कि n प्लस एल जिस ऑर्डर में बढ़ रहा था उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा बोलो, भरा गया। या उल्टा पढ़ लीजिए कि n प्लस एल जिनका कम होगा सबसे पहले उनमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, यही तो बोलना चाह रहे हैं आप। और जिसके बाद बढ़ता जाएगा n प्लस एल उसमें जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन। क्यों सबसे कम वालों में n प्लस एल पहले जा रहा है, क्योंकि जिनका n प्लस एल कम होगा उनकी स्टेबिलिटी बोलो क्या होगी, ज्यादा होगी। और दिमाग ही कह रहा है सर ऐसा क्यों है, तो आप ये बोलिए सर जिनका n कम होगा, दिमाग तो लगाओ, n कम होगा मतलब 1 और 2 जैसा होगा, 4 और 5 जैसा नहीं होगा, तो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। L कम होगा तो मतलब ऑर्बिटल कैसा होगा, S और P जैसा होगा। मैं बताता हूं कि S की सिमेट्रिकल शेप के कारण सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसमें आएगी, S में, फिर उसके बाद P में आएगी बिकॉज वो एक लोब में होता है, और D में फिर 2 में है भैया, तो उसके बाद उसमें कम स्टेबिलिटी होती है, और फिर F में सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। तो L सबसे कम होने का मतलब, 0 होने का मतलब बहुत स्टेबिलिटी, 1 होने का मतलब उसके बाद थोड़ी ठीक ठाक स्टेबिलिटी, और 2 होने के बाद तो फिर स्टेबिलिटी बहुत कम होगी L की, मतलब L 2 होने का मतलब D ऑर्बिटल आ गया, स्टेबिलिटी कम होगी। तो भाई जितना L कम होता है, L जितना L कम होता है उतनी स्टेबिलिटी, और जितना N कम होता है उतनी स्टेबिलिटी। इसका मतलब N और L जमा करके जितना नेट कम मिलेगा उतनी बोलो क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। इसलिए जिन ऑर्बिटल्स का N प्लस एल सबसे कम था उसमें पहले इलेक्ट्रॉन गया, उसके बाद जितना N प्लस एल बढ़ता गया उसमें इलेक्ट्रॉन जाते गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, मेरे को नहीं लगता बहुत मुश्किल चीज है, पक्का समझ में आ गया, श्योर, जबरदस्ती वाले यहाँ तो नहीं कर रहा कोई, ठीक है। अब बोर्ड पे सुनो, तो आप वो प्रिंसिपल मेरे को समझ में आ गया, और ये ऑर्डर आपको समझ में आ गया, 1s के बाद 2s और 2s के बाद 3p, 3s फिर 3p फिर 4s और फिर 3d, ये सीक्वेंस क्यों बनाया समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि इन सबका n प्लस एल निकाल के दिखेगा, और जिसका n प्लस एल कम था उसमें पहले इलेक्ट्रॉन डाला, उसके बाद अगले में डाला, फाइन। चलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं बच्चों, इस प्रिंसिपल का नाम है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनका क्या कहना था बच्चों, इन्होंने जो कहा वो आप लोगों को पहले से पता है। क्या आप लोगों को पता है कि एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लीजिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 11 के 11 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो क्वांटम नंबर सीखूंगा, चारों क्वांटम नंबर्स मिलूंगा, कि चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के सेम मिल सकते हैं। यार 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, चारों सेम नहीं उसके, यहां पर ध्यान दो, सोचते मैंने बोला 1s में भी अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। क्यों नहीं है, n सेम हो जाएगा 1, L सेम हो जाएगा 0, ML भी 0 हो जाएगा, लेकिन MS हो जाएगा 1 का प्लस, आप 1 का बोलो क्या। अब एक 1s में और एक 2s में तो वैसे सेम नहीं हो सकता, तो n ही अलग हो गया। तो मेरा कहने का मतलब कि एक एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम, जैसे इस क्लास के अंदर एक एटम के अंदर बेसिकली चारों क्वांटम नंबर सेम
नहीं हो सकते किसी भी दो बच्चों के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में सबसे पहली लाइन ये थी कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of four quantum numbers। कह रहा है कि किसी भी एटम के अंदर नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। इज दिस फाइन और नॉट? नहीं आया समझ में? लाइन समझ में आई थी मेरे को लगता है ना? और एक और चीज इन्होंने बोली बड़ी इंपॉर्टेंट, इनकी दो स्टेटमेंट थी। पहली स्टेटमेंट ये थी, दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि इनका कहना था कि एक ऑर्बिटल में ना दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप याद करो मैं जो डब्बे बनाता था 1s 2s वगैरह सब में दो इलेक्ट्रॉन बनाता था, तो कहते हैं एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, px में दो थे, py में भी दो थे, pz में भी दो थे, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होगा? अपोजिट होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या होगा? जैसे 1s में दो आ गए, कह रहे हैं दोनों लेकिन बिल्कुल सेम नहीं है, एक का क्लॉकवाइज स्पिन है और एक का, वो कहीं ना कहीं इसी वाली स्टेटमेंट का एक कॉन्ट्ररी है एक तरीके से। क्यों भाई? उसने मतलब इसी स्टेटमेंट को जोड़ के कुछ और बात बताने की कोशिश करिए कि अगर आप एक ऑर्बिटल के अंदर भी सोच रहे हैं ना, तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो आप सोच रहे हैं उसका स्पिन एक का क्लॉकवाइज और एक का बोलो क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। तो इन्होंने बोला इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड and they must have opposite spin and they must have, और उनका स्पिन जो होता है अपोजिट होता है। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में? तो कितनी स्टेटमेंट थी? दो स्टेटमेंट थी। अच्छा मैं आपको क्लियर कर देता हूं, तीन रूल्स पढ़ने में। पहला आप बाउ एनर्जी पे बेस्ड था। सेकंड पॉली ने बोला कि एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं मिल सकते। दूसरा अगर आप एक ऑर्बिटल में भी सोच रहे हैं तो उनकी स्पिन क्या होगी? बोलो अपोजिट होगी ना। सो ये दोनों स्टेटमेंट कभी कभी क्या करता है, स्टेटमेंट दे देता है, कहता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर। बताइए ऐसा किस प्रिंसिपल में कहा गया है? तो आप बोलेंगे पॉली में। किसमें कहा गया? बोलो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। नहीं आ रही बात समझ में? लास्ट प्रिंसिपल की तरफ बढ़ता हूं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसके ऊपर तो क्वेश्चन मैं सबसे ज्यादा देखता हूं बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे देखता हूं मैं। दैट इज हंट्स रूल। समझिए क्या कहता है इसने। ये कहा बच्चों कि देखिए, अरे क्लास इंपॉर्टेंट है, आप जरा ध्यान सुनो। आपने अभी एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास 2p ऑर्बिटल है, अरे 2p ऑर्बिटल है, अब 2p में ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। अच्छा 2p से पहले 2s आता है, तो यार ये बात तो क्लियर है कि जो 2s ऑर्बिटल है ना, फोकस करिएगा, जो 2s ऑर्बिटल है वो उसका n+l बताओ कितना है? 2। अच्छे सुनना, अगले 5 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका n+l बोलो कितना है? 2। इसका n+l बोलो कितना है? 3। तो ऑब्वियस सी बात है 2s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, 2s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, और उससे भी पहले किसमें जाएंगे? बोलो 1s में, क्योंकि 1s का तो n+l 1 ही है। तो 1 जिनका 1 है उसमें सबसे पहले गए, जिनका n+l 1 है उसमें सबसे पहले दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब अगली जगह उनको मिलेगी इसका 2 है n+l और इनका 3 है, तो पहले किसको भरेंगे? बोलो 2 वालों को। पहले किनको भरेंगे? बोलो, तो पहले कह रहे जिनका n+l 2 है उनको भर दो। अब बात आई n+l इनकी, अब यहां पर क्या है? ये भी 2px, ये भी 2py, 2pz, तो तीनों 2p है ना। तो अगर इसका n+l देखो 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तीनों का n+l कितना है? 3 है। आप कहेंगे सर अभी भी आप थोड़ी देर पहले एक बात बोल रहे थे कि सर 3s का भी तो n+l 3 है, इसका भी 3 है n+l, इसका भी 3 है n+l, लेकिन मैंने कहा था जिसका n कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जिसका n कम होता है, तो n कम इसका था, इनका n+l 2p का n+l जो होता है वो 3 होता है। 2p का n+l कितना होता है? जैसे इसका n+l 1 है, इसका n+l 2 है, इसका n+l 3 है, इसका n+l 3 है, इसका n+l 4 है। तो मैंने बोला जिसका n+l सेम होता है उसमें जिसका n कम हो जाता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। 2p वाला ज्यादा स्टेबल था। लेकिन यार मुझे एक बात बताओ, 2px, 2py, 2pz इनका तो n+l भी सेम है और n भी सेम है, n भी सेम है और n+l भी, 2px, 2py, 2pz सबका n+l 3 है, सबका n+l, और सब बराबर स्टेबल है। और क्या आपको नहीं लगता बच्चों कि अगर मैं एटम्स को भरने की बात करूं ना, तो सबसे लॉजिकली 1s सबसे ज्यादा स्टेबल है बिल्कुल, क्योंकि सबसे नजदीक है। फिर बोलो कौन होता है? बोलो 2s, क्योंकि उसके बाहर है। फिर बोलो कौन होता है? बोलो 2px, 2py, और या फिर बोलो क्या? 2pz। मेरी बात को समझने की पूरी कोशिश करना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, हर्षित और देवदत्त इधर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सोचो ना कि 1s में क्यों गए? क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला ऑर्बिटल था। आप वैसे समझ लो कि n+l कम था, या लॉजिकली देख लो कि 1s ही सबसे नजदीक है, सबसे पहले 1s ही भरेगा। फिर बोलो कौन भरेंगे? बोलो 2s, भर गए 4। अब बच्चों बारी आती है px की या py की, pz की। अब आप बताओ px ज्यादा स्टेबल है या py ज्यादा स्टेबल है, pz ज्यादा स्टेबल है? तीनों बराबर स्टेबल है। बहुत अच्छी बात बोली। अरे क्योंकि यार लॉजिकली आप सोचो तो सही, तुमने भी सही अच्छी बात बोली। फिर सुनो मेरी बात ध्यान से,
1s वाला सबसे ज्यादा स्टेबल इसलिए क्योंकि 1s 2s से नजदीक रहता है, 2s बाहर है 1s अंदर है। फिर 2s वाला इसलिए ज्यादा स्टेबल है 2p से क्योंकि 2p वाला 2s से बाहर रहता है बेसिकली। लेकिन 2px को देखूं या 2py को देखूं, 2px को देखूं या 2py को, 2pz को, न्यूक्लियस के लिए तो वो सबके सब एक ही जैसे घूम रहे हैं, कोई ज्यादा नजदीक नहीं, कोई ज्यादा दूर नहीं, सबकी स्टेबिलिटी बोलो क्या है, बराबर है। 2px की, 2py की, 2pz की, बोलो सबकी स्टेबिलिटी बराबर है कि नहीं? मींस ऐसा है ही नहीं कि 2px 2py ज्यादा स्टेबल हो और 2py 2pz ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों के तीनों बोलो क्या है, बराबर स्टेबल है। हाँ लेकिन 2p वाले 3s से ज्यादा स्टेबल है, 2p वाले 3s से ज्यादा स्टेबल है। तो ये बात तो पक्की है कि पहले 2p भरेंगे सारी की सारी, बाद में 3s की बारी आएगी। लेकिन 2p में 2px 2py 2pz ऑल आर इक्वली स्टेबल, ऑल आर 2s लेकिन इनसे ज्यादा स्टेबल है, इसलिए पहले इसको भर दिया। अब बात ये आती है कि जब ये इक्वली स्टेबल होते तो इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो हंट्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली। पहली बात मैं आपको बता दूं, इन ऑर्बिटल्स को बुलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बुलाते हैं इनको? डीजेनरेट का मतलब होता है मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकते, अलग अलग इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज इन सबका एनर्जी बोलो क्या है, सेम है। आदर्श इंपॉर्टेंट है, इन सबका एनर्जी बोलो क्या है, सेम, इसलिए मैं इनको अलग अलग नहीं कर सकता। इनको अलग कर दिया मैंने, 1s ज्यादा स्टेबल था अलग फेंक दिया, 2s उससे कम स्टेबल था उसके बाद रख दिया, 2p उसके बाद स्टेबल था उसके बाद रख दिया, लेकिन इन सबकी स्टेबिलिटी बोलो क्या है, सेम है, इसलिए जोड़ के रखते हैं इनको। और सुनिएगा इनमें इलेक्ट्रॉन भरता कैसे, 4 भर गए। अब क्योंकि ये भी बराबर स्टेबल और वो भी बराबर स्टेबल है तो पांचवा मान लो यहां चला गया। अब आप ये कहें यहाँ पे चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं होगी, सबके सब बराबर स्टेबल होते हैं। तो पांचवा मान लो यहाँ गया, लेकिन आप छठा यहाँ नहीं भर सकते। अगर आपने छठा यहाँ भर दिया, इसका पता है क्या मतलब निकल के आ रहा है? इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि आप कहीं 2px को ज्यादा स्टेबल मान रहे 2py से, 2px को ज्यादा स्टेबल मान रहे किससे बोलो, 2py से, बल्कि ऐसा है नहीं। तो आपका पांचवा इलेक्ट्रॉन यहां जाता है और छठा किसमें जाता है बोलो, नॉर्मली 2py में। जब x भर गया तो y में चले जाओ, बराबर स्टेबल है सारे के सारे। फिर z में चले जाओ तो सातवां यहां जाता है। फिर आठवां कहां जाता है बोलो, फिर से x पे, क्योंकि एक बात तो पक्की है 3s तो नहीं भरेगा पहले, 3s तो, क्योंकि 3s तो बाद में बारी आएगी, 3s की बारी बाद में आएगी बच्चों। फिर जाएगा बच्चों 9वां यहां पर और 10वां यहां पर, अब आएगी बारी किसकी बोलो, 3s की। मींस मेरा कहने का क्या मतलब है कि जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं, जो 3p के ऑर्बिटल्स हैं, जो 3d के ऑर्बिटल्स हैं, जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं 3d के, इन सब में जब इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो सबको पहले एक एक अलॉट होता है, सबको पहले, क्योंकि ऑल आर इक्वली स्टेबल। बट ऐसा इसमें क्यों नहीं हुआ, पहले 2s को पूरा भर के ही क्यों आया, क्योंकि 2s कहीं ना कहीं इससे तो बोलो क्या था ज्यादा स्टेबल, तो पहले भर दिया उसको। लेकिन कहीं ना कहीं 2px 2py से ज्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरी तरीके से पहले फिलअप, तो सबको पहले एक एक मिला, उसके बाद बारी आई एक एक की दोबारा से भरने की, नहीं आया समझ में। तो हंट्स ने बेसिकली यही बोला, हंट्स ने कहा कि ऐसे कोई भी ऑर्बिटल्स बेसिकली जिनमें हमें, जैसे p के ऑर्बिटल्स हैं, d के ऑर्बिटल्स हैं या f के ऑर्बिटल्स हैं, p में कितने होंगे, 3 होंगे, px py pz, d में कितने होंगे, 5, dxy dyz dzx, यार ये सब आता है कि नहीं आता, उसमें 5 होंगे, f में कितने होंगे, 7, क्योंकि 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर। तो कह रहे कि इन सब में ना कभी भी किसी भी एक ऑर्बिटल को आप पूरे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, पेयरिंग कर ही नहीं सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब तक सबको एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अलॉट ना हो जाए, क्योंकि जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट यहां पर तो नहीं होने वाली। नहीं आया ना समझ में? दिस इज व्हाट वी कॉल हंट्स रूल। अब हंट्स रूल क्या है दिखाना एक बार बुकलेट में, स्टेटमेंट में पढ़ के दिखाता हूं। मैं स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूं, आप लोगों को सुनना है बस, ठीक है? देखो क्या है, दिस रूल डील्स विद द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बोर्ड पे देखो कौन है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, वो रे डीजेनरेट ऑर्बिटल, जिनको हम अलग नहीं कर सकते। अलग क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज इन सबका एनर्जी बोलो क्या है, सेम है। तो कह रहा है कि ये वाला रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पे लागू होता है। और क्या बोलना चाहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वर्ड सुनिएगा अच्छे से मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम सबशेल, मैं लिख देता हूं यहां पर कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पढ़ के देख लेंगे फिर इसको। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals belonging to the same subshell, बताऊंगा ये सबशेल वगैरह क्या है, कुछ नहीं है, P, D और F, does not take place, पेयरिंग कब तक नहीं होगी बोलो, until each orbital belonging to that subshell has got one electron each. That is, it is singly occupied. और नीचे मैंने कुछ लिख भी दिया कि in simple words, since there are 3p orbitals, 5d orbitals and 7f orbitals, therefore the pairing of electrons will start in the p, d and f orbitals with the entry of 4th, 6th and 8th electron. इसने क्या बोला पता है आप लोगों को,
कि भैया जब हम p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल को भरने जाते हैं तो कह रहे हैं p ऑर्बिटल में पेयरिंग शुरू होती है चौथे इलेक्ट्रॉन से। किससे बोलो? 3 भरने के बाद चौथे से पेयरिंग शुरू होगी। d में कितने से होगी? छठे से। 5 भरे जाएंगे सब में पहले एक एक, फिर छठे से शुरू होगी। और f के अंदर होते 7 डब्बे। कितने होते बोलो? 7 डब्बे। तो 8वें इलेक्ट्रॉन के बाद पेयरिंग शुरू होगी। नहीं है बात समझ में? वो बस लास्ट में उसने ये कहा, ये जाना चाहते जान लीजिए, नहीं जाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे को ना 3 प्रिंसिपल्स की तरफ ध्यान दीजिए बच्चों, वापस से 3 प्रिंसिपल की ध्यान देते हैं। पहला प्रिंसिपल बोलो क्या है? अफबाउ। जो हमने पढ़ा है ना बस उसको प्रिंसिपल की टर्म्स में पढ़ लिया और कुछ भी नहीं है। चीजें तो हम पहले ही पढ़ चुके थे। क्या हमें पहले से नहीं पता था कि 1s 2s ऐसे करके भरना है? पता था, वो बस अफबाउ ने बता दिया लॉजिक क्या है। क्या हमें ये नहीं पता था कि चारों क्वांटम नंबर सबके अलग ही आते हैं? पता था, ये बस पूरी ने बता दिया। क्या हमने 2p को ऐसे ही नहीं भरा था कि 2px में एक, फिर 2py में एक, फिर 2pz में, फिर पेयरिंग स्टार्ट करी थी? सब कुछ करा पहले से हुआ है, बस वो किसने कहा था वो बस आपको बताएगा, और उसके पीछे क्या लॉजिक था वो आपको बस एक्सप्लेन किया जा रहा है। नहीं आ रहा समझ? दोबारा समझते हैं। मैंने आज आते के साथ ही आपको सबसे पहले n+l रूल समझाने की कोशिश करी है। मैंने कहा दोज ऑर्बिटल्स हुज n+l इज लोअर इज हैज मोर स्टेबिलिटी। ऐसे कोई भी ऑर्बिटल जिनका n+l बच्चों क्या होगा? कम होगा, उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। लॉजिक कैच कर पा रहे हो? क्योंकि n कम होने का मतलब 1 या 2 जैसे ऑर्बिटल्स के अंदर है, मतलब शुरू के ऑर्बिटल्स में है, और l कम होने का मतलब एस या p जैसों में है, जिससे स्टेबिलिटी क्या आती है? ज्यादा आती है। तो जिनका n+l मिला के कम होता है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे ऑर्बिटल्स में इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l भरे जाएंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मतलब जिनका n+l सबसे कम है पहले उनमें भरा जाएगा, फिर उसके बाद अगले में, फिर उसके बाद अगले में। समझ में आया पहला रूल? सेकंड, उसने कहा पॉली ने कि भैया एक एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं मिलेंगे, मिलते भी नहीं है, आप लोग जानते हैं। और अगर किसी एक ही ऑर्बिटल की बात कर रहे हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों अपोजिट स्पिन से घूम रहे होंगे, मतलब एक का ms+ हाफ होगा तो एक का क्या होगा? -हाफ। तनिष्क बात समझ में आ रही है बच्चे? ठीक है। उसके बाद हंट्स रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हंट्स रूल ये कहता है कि देखिए आप इलेक्ट्रॉन जब भर रहे होते हैं 1s में भर दीजिए, 2s में भर दीजिए, लेकिन जब 2p में आएंगे या बाद में चल के 3d में आते हैं, अरे यार 3d में भी आते हैं ना बाद में, थोड़ी देर बाद आप 3s के बाद 3p भरोगे, फिर 4s भरोगे, 20 तक हो जाते हैं यहाँ पर, फिर 3d की बारी आती है। किसकी आती है बोलो? अब 3d के जो ऑर्बिटल्स हैं सारे 3d हैं, ये भी 3d 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 सब 3d हैं, सब 3d हैं, तो सबका एनर्जी 5 है। कितना बोलो? सब बराबर स्टेबल है ना? 5 तो आप कहेंगे सर 5 तो 3d के बाद 4p आएगा उसका भी है। आप कोई कह सकते हैं कि सर 5 तो 3d के बाद 4p का भी है बच्चों, लेकिन इसका 5 और इसका 5 है तो इसका n तो कम है ना, तो ज्यादा स्टेबल 3d है। ज्यादा स्टेबल हो गया है तो 3d में जाना चाहिए, लेकिन ये 3dxy, ये 3dyz, ये 3dzx, ये सबके सब 3d है। तो ये तो सर बिल्कुल बराबर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इनका n भी सेम है, इनको बुलाते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बुलाते बोलो? पूछेगा एग्जाम में व्हाट आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? तो ऐसे ऑर्बिटल जिनका n+l भी सेम होता है और n भी सेम होता है ना? ये बेसिकली d के जो 5 ऑर्बिटल हैं, p के जो 3 ऑर्बिटल हैं, ये सब डीजेनरेट है, लिखा हुआ बुकलेट में, चिंता मत करिए। तो मैंने बोला कि 20 तक तो भरेंगे, बोलो कैसे? सब बच्चे भरना सिखाओ भाई। 4 यहां तक हो गए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। डीजेनरेट में ऐसे क्यों भरे जा रहे हैं कि पहले एक एक मिल रहा है? क्योंकि सर किसी को भी 2 देने का मतलब ये निकल के आता है कि वो ज्यादा स्टेबल है अपने कंपैरेटिवली बगल वाले से, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डीजेनरेट ऑर्बिटल सब बराबर स्टेबल होते हैं, इसलिए सबको पहले एक एक अलॉट होता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। नहीं यार बात समझ में? तो यहां तक कितने हो गए बोलो? 10, फिर 11, 12, क्योंकि इसमें दोनों क्यों भर गए? बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है इससे, 3s 3p से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसका n+l बन रहा है 3 और इसका n+l बन रहा है कितना? 4, तो इसमें भरेंगे 2 भाई। फिर तो ये नहीं होगा अगले भर दूंगा, ये ज्यादा स्टेबल भरूंगा भाई इसको पहले, लेकिन फिर ये तीनों बराबर स्टेबल थे। तो 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, फिर 19, 20 इसमें गया, और फिर बारी आई बच्चों 21, 22, 23, 24, 25, क्योंकि सब बराबर स्टेबल थे। अरे यार आप सोच के दिखाओ ना, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ चाहे x और y के बीच में घूमे, चाहे y और z के बीच में घूमे इलेक्ट्रॉन, चाहे z और, बात तो सेम ही है ना। तो सबके सब कैसे स्टेबल हैं? बराबर स्टेबिलिटी वाले हैं, बराबर स्टेबिलिटी वाले हैं। इसलिए इन सब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किया जाएगा बोलो कितना आएगा? तो यहां तक हो गया हमारे 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर इनसे कम स्टेबल वाले की बारी आएगी 31, 32, 33, 34, 35, 36। नहीं आ रही बेबात समझ में? तो आपको ध्यान बस इतना रखना है हंट्स रूल के दौरान कि जब p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। बस हंट्स रूल यही है। नहीं आया ना समझ में? क्लियर होता है सारा कुछ? ये मैं तीनों रूल्स समझूंगे, आपको समझ में आ चुके हैं। अब इन रूल्स के ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा? दिमाग में ये डाउट चल रहा है कि सर क्वेश्चन किस प्रकार का पूछने वाला एग्जामिनर? सर पहली चीज तो ये आपसे सीधा स्टेटमेंट पूछ सकता है, स्टेट हंट्स रूल लिख देना, स्टेट पॉली एक्सक्लूजन, स्टेट अबव, लिख दिया। पहला क्वेश्चन इस तरह का। दूसरा क्वेश्चन वो आपको स्टेटमेंट देगा, पूछेगा किसने बोली है, हो गया दूसरा क्वेश्चन। नहीं है बस में। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे है, देखो जरा, आपको बताना है विच रूल वायलेट्स ड्यूरिंग द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा रूल वायलेट हो गया है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान?
बताना। कौन सा रूल वॉयलेट हो गया है? चलो बोलो, पहले वाले में कौन सा रूल वॉयलेट हुआ है? पहले वाले में कौन सा रूल वॉयलेट हुआ? वॉयलेट मतलब होता है कि कौन से रूल को तुमने नजरअंदाज कर दिया, एक तरीके से गलत कर दिया। पहले में कौन सा? नहीं, पहले वाले में क्या है, ऑप्शन नहीं है। पहले वाले में कौन सा रूल मैंने गलत लगा दिया, मतलब कौन से रूल को मैंने गलत फॉलो कर लिया? आप पाओगे कैसे सोचो, क्योंकि 1s के बाद 2s था, 2s के बाद 2p था, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p था, 3p के बाद 4s आता है, 3p के बाद मैं आपको दिखा देता हूं। इसका n प्लस एल, 4s का n प्लस एल कितना है बच्चों? 4, और इसका n प्लस एल है 5। ये तो बड़ा गलत हो गया ना यार। पहले आपने 5 वाले में कैसे डाल दिया इलेक्ट्रॉन? पहले 5 वाले में नहीं जाना चाहिए, पहले किसमें जाना चाहिए? 4 वाले में। सो आपका n प्लस एल 4s का कम है, तो 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, बाद में किसमें जाएंगे बोलो? 3d में। नहीं आई बात समझ में? आशीष नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? प्रेम डाउट लग रहा है क्या? तो पहले का आंसर बोलो क्या आएगा? पहले का आंसर बोलो क्या आएगा? ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। दूसरा बताओ। देखो कितने, अगर तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम एकदम से आंसर कर जाओगे। कौन सा रूल वायलेट हो गया? सर पहले आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि दोनों 2px 2py बढ़ते, जड़ की बारी नहीं आई? ये तो मतलब ये होगा कि जेड वाला कम स्टेबल है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी। तो कौन सा रूल वायलेट हो गया बच्चों? अरे यार नहीं आया समझ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मुश्किल लगा या नहीं आया समझ में? बस 2-3 मिनट लूंगा भाई, छुट्टी कर देंगे। हैं करना है क्वेश्चन? लगाना भाई। इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के आधार पे लगाना है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में एनर्जी पे लगाना है। सबसे पहले सबसे कम एनर्जी वाला, उसके बाद ज्यादा वाला। जल्दी करो, जल्दी, टाइम मत वेस्ट करना, जल्दी करो। अरे मैं कुछ कर रहा था। करो करो, क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ बोलो, चलो सब एनर्जी बोलो। कितनी बोलो? 5। अरे 4 जमा 1 5। इसकी बोलो 7, इसकी बोलो, इसकी बोलो 5 और 3 8, इसकी, इसकी इसकी। तू भी तो बोल सकता है। तुम मुझे बताओ जरा, सबसे कम नंबर n प्लस एल का किसका है बोलो? 5 वालों का। अच्छा इन 5 वालों में भी सबसे कम किसका है बोलो? 3d का। अच्छा 4s है यार, तो पहले कौन आएगा बोलो? बोलो भाई 4s। 4s के बाद बारी आएगी इनकी। अब इनमें 3d की आएगी ना, फिर बोलो किसकी आएगी? 4p की। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब 6 वाले बताओ, ये दोनों, इन दोनों में लेकिन कम होगा 4d। अरे नहीं आ रहा समझ में। अब 7 वाला 7s, 5s,
तो वैसे बीच बीच में से हैं, बीच बीच में से, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर बात करें तो ये इन सब में सबसे स्टेबल ये 5F है, सॉरी यार 5F को दिक्कत है। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करना, इनमें से कौन सा सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, इनमें से कौन सा है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल अरेंजमेंट है, बताओ कौन सा वाला इम्पॉसिबल है। भाई देवदत्त कह रहा है फोर्थ है, थर्ड वाला। बच्चों एक बात सुनो, N3L2, अच्छा N3L2 पहले बताओ कौन होगा, 3D होगा। 3D में ml किसी का -2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि 5 होते हैं, 5 होते हैं, तो इसका L होता है 2, तो यहाँ पर -2, -1, 0, 1 और 2 होता है, तो -2 भी हो सकता है, प्लस आप भी हो सकता है इसके अंदर, सही है कि नहीं पहला वाला। सेकंड ऑप्शन में गए तो 4S है, कौन है बोलो 4S, और आपको पता है उसका एक ही डब्बा होता है, तो भैया L भी उसका ML भी 0 होता है, ये भी हो सकता है बच्चों। अरे नहीं आ रहा समझ में। उसके बाद है 3D। अब 3D में 5 डब्बे होते हैं, आप लोगों को पता है, और क्योंकि इनका L होता है 2, तो -2 से शुरू होती है इनकी जो ML की वैल्यूज होती है ना, और ये दिया हुआ -3, तो यही गलत हो गया बच्चों, ML -3 नहीं हो सकता, क्योंकि ML की वैल्यू वेरी करती है -L to L, माइनस इसका L ही 2 है, तो फिर ये -3 कहां से आ गया, नहीं है बस में। लास्ट वाला चलेगा भाई, लास्ट वाला 5F है, 5F और 5F होता है, अच्छा नहीं है बस में, मुश्किल लग रहा है। ये क्या पूछ रहा है, द क्वांटम नंबर 4 इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन इन द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, बता दो भाई यार, ये बता दो जल्दी से, बता दो एक बार फटाफट से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, घटते क्रम में एनर्जी बताओ, किसकी एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा है। अरे यार N+L है, क्या कर रहे हो तुम लोग, सीधा है, उसका N+L 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 4 है। ये ऑर्बिटल्स क्यों ढूंढ रहे हो, आपकी 3s है, ये 4s है, सीधा, लेकिन N+L जोड़िए, इसका N+L 3 है, इसका N+L 4 है, इसका N+L 5 है, इसका N+L 4 है, सबसे ज्यादा एनर्जी तीसरे वाले की है, तो ऑप्शन कौन सा है तीसरे वाला, ये दोनों ऑप्शन है। फिर 4 इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन उससे मतलब ज्यादा एनर्जी उसकी मानी जाएगी सेकंड वाले की, ज्यादा पूछ रहे हैं, ज्यादा पूछ रहे हैं, ज्यादा तो इसकी होगी भाई सेकंड वाले की, तो इलेक्ट्रॉन 3 के बाद इलेक्ट्रॉन 2 आएगा, फिर इलेक्ट्रॉन 4 आएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन 1 आएगा। मुश्किल है, देखो कॉन्सेप्ट आने के बाद तुम क्वेश्चन बना लो जैसे मर्जी करके, अपने आप बात आ जाएगी। अब देखो ये मैंने तुम्हें कल करवाए थे, कह रहे कि मैक्सिमम कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स पूछे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछे, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 होगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5 वाले कौन कौन होंगे, 5s 5p 5d और 5f। अब ऑर्बिटल सुन लो, ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 5s का 1 हो गया, 5p के 3 हो गए, 5px 5p 5d के 5 हो गए, और 5f के 7 हो गए, 7 और 5 12 और 3 15 और 1 16, कौन सा ऑप्शन है, नहीं आ रहा ना, मुश्किल लग रहा है क्वेश्चन करने में। अगर तुम्हें ये क्वांटम नंबर समझ में आ चुके हैं ना, तो इनको करना बेहद आसान है। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते, खत्म करते क्लास 5 की। द क्वांटम नंबर ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इन एन नियॉन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज, अब तुमने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पढ़ी नहीं है, छोड़ दो तुम लोग अभी, ये बता दो, चलो ये बता दो। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग L इज इक्वल टू 3 इज, कितने ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिनका L 3 होता है। अब L 3 किसका होता है बोलो, L 3 किसका होता है, F का, F में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 7, ऑप्शन नंबर सेकंड। नहीं आया बात समझ में, अरे नहीं आया पक्का, वो एक्साइटेड स्टेट तुमने नहीं पढ़ा, तुमने ग्राउंड स्टेट ही पहली बार सुना है, एक्साइटेड तो बात ही अलग है ना, तो वो तुमने नहीं पढ़ा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया मुझे बताओ भाई, है ना, तो मैं अब बाकी नहीं करा रहा हूं। अच्छा, किसी ऑर्बिटल को डेसिग्नेट करने के लिए क्या क्या चाहिए तुम्हें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, मतलब n और l, n और, अगर मुझे स्पेसिफाई करना है वो 3s है या 3p है या 4s है, तो पता याद करिए n और l चाहिए होते, क्या चाहिए होते बोलो, n और l। अरे नहीं यार बात समझिए, हालांकि मैग्नेटिक अगर ये भी दिया हुआ है तो भी चारों लिए जाएंगे, तीनों लिए जाएंगे, प्रिंसिपल भी, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा। क्यों, अरे कोई ऑर्बिटल मुझे पर्टिकुलरली स्पेसिफाई करना है बच्चों कि वो 3px है या 3dxy है, जो भी है, तो मुझे 3 चीजें चाहिए कि नहीं चाहिए, क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्योंकि लास्ट वाला बस स्पिन बताता है, क्या बताता बोलो, स्पिन, बट ऑर्बिटल को एक्जैक्टली स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन सा ऑर्बिटल है, मुझे 3 से काम चल जाएगा। अरे क्या 2 से चलेगा, 2 से नहीं चलेगा भाई, मान लो n बोला 3, n बोला 3, l बोला 1, पता लगा 3p है, लेकिन ये नहीं पता लगा px है या py है या pz है। जैसे ही ml बोला मैंने 1 है या 0 है, तो पता लग गया 3px है 3py 3pz, और तीनों चीज चाहिए, 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नहीं यार बस, तो मुझे लगता है कि इतना करने के बाद आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की क्लास में तुम लोगों को क्या ये तीनों प्रिंसिपल्स अंडरस्टूड हुए हैं, बताओ जरा, मुश्किल तो नहीं लगे हैं ये चीज, तो ये तो भैया आसान चल रहा है अब सारा कुछ ना,
तो बस खत्म ही करेंगे उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर, सारा क्लियर हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बच्चों जिन भी बच्चों की फीस रह रही है वो भी सबमिट करानी है, अभी रिकॉर्ड नहीं बन पाया आप लोगों का, लेकिन जिसकी भी रह रही है वो सबमिट करा दो। कार्ड आज जो रहने दो, कल लेना।